नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 5 मार्च 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हम जो 3 आर्टिकल्स डिस्कस करने वाले हैं वो तीनों के तीनों ही आइडिया पेज पर है। पहला आर्टिकल तो हम देखेंगे, आर डेटा नॉट फॉर सेल। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक पॉलिसी का ड्राफ्ट रिलीज़ किया गया है जिसका नाम है ड्राफ्ट इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी। अब इसमें क्या है कि जो डेटा है सिटीजन्स का, जो गवर्नमेंट के अलग अलग पोर्टल्स के द्वारा गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है, उसको गवर्नमेंट जो है वो कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करेगी। तो इससे संबंधित हमने न्यूज़ तो देख ली थी इकोनॉमी पेज पे, पर यहाँ पर राइटर हैं वो 3 यहाँ पर हर्डल्स या फिर 3 मेन कंसर्न्स हैं, उनको हाईलाइट कर रहे हैं कि इस पॉलिसी को क्यों विड्रॉ कर लेना चाहिए गवर्नमेंट को। तो जानेंगे तीनों पॉइंट्स को। फिर इसके अलावा दूसरा आर्टिकल हम देखेंगे, सफाई साथी। देखो, स्वच्छ भारत मिशन या फिर कहीं पर भी हम क्लीनिंग की बात करें अर्बन एरियाज़ में, है ना, तो वहाँ पर जो भी सफाई कर्मचारी होते हैं ना, तो उनकी सेफ्टी के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है जिससे कि वो एक अच्छी ज़िंदगी, हेल्दी लाइफ तो जिए और डिग्निटी भी उनको मिल सके। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को हम देखेंगे। और फिर ये लास्ट आर्टिकल रहेगा जिसमें क्लाइमेट ऑफ डिनायल। इस आर्टिकल को देखो, हमने वैसे तो देख लिया है कि आईपीसीसी की जो रिपोर्ट आई है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है, ठीक है ना, कि आईपीसीसी की रिपोर्ट पे क्या ओपिनियन है हमारे एक्सपर्ट्स का, तो वो आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर्ड है। बाकी यहाँ पर मेनका गुरुस्वामी जी ने 1-2 पॉइंट एडिशनल बताए हैं, वो हम जानेंगे। और एक आर्टिकल हम देखेंगे एडिटोरियल पेज से जो कि यहाँ पर है, ऑन द रॉन्ग फूट। इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट हैं सौरव गांगुली, उन्होंने जो अभी रिसेंट सिलेक्शन के टाइम पे सेलेक्टर्स की जो कमेटी थी उसमें अपनी प्रेजेंस शो की, तो बोलो वो अपने आप में एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट शो करती है, ठीक है ना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार इस आर्टिकल पे लास्ट में नज़र डालेंगे। तो ये 4 आर्टिकल्स हैं, 2 को डिटेल में देखेंगे, 2 में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पिक करेंगे। तो चलिए देखते हैं डिटेल में। अभी फर्स्ट आर्टिकल है, आर डेटा नॉट फॉर सेल। अपार गुप्ता जी के द्वारा लिखा हुआ ये आर्टिकल है। देखो, अभी रिसेंट एक न्यूज़ रिलीज़ हुई थी जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा कि जल्दी से जल्दी हमारे पास में जो डेटा अवेलेबल है, जो भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के बेसिस पे, आज आप जानते हो हम कहीं पर भी कोई भी गवर्नमेंट फैसिलिटी को यूज़ करना चाहते हैं तो हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन डालनी होती है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन में हम हमारी एंट्रीज डालते हैं ना, तो वही गवर्नमेंट के लिए डेटा है और वही हमारी इन्फॉर्मेशन है। तो गवर्नमेंट जो है इस डेटा को कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज़ करने के लिए कि हाँ, इसमें हम डेटा को कैटेगराइज करेंगे और डेटा को सेल करेंगे, बेचेंगे, फिर उससे जो पैसा आएगा उससे हम हमारी जो ज़रूरतें होंगी वो फुलफ़िल करेंगे, लोगों की वेलफेयर का काम जो है वो आसानी से हो पाएगा। तो ऐसे में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा एक ड्राफ्ट का मतलब हो गया कि एक कच्चा चिट्ठा रिलीज़ किया गया है जिसपे पब्लिक से कमेंट मांगे गए हैं कि भाई आप बताओ कि हमें क्या करना चाहिए, हमें ये पॉलिसी लाने की सोच रहे हैं। और पॉलिसी का नाम है इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी 2022। तो यहाँ पर इंडिया में जो पब्लिक सेक्टर डेटा है ना, उसको एक तरीके से गवर्नमेंट जो है वो अपने एक कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज़ करना चाहती है, ठीक है। तो इसमें देखो, एक कंसर्न तो हम पहले भी बात कर चुके हैं। वो कंसर्न क्या है कि जिस तरीके से डेटा को यहाँ पर कॉमर्शियलाइज करने की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, उसमें जो दूसरी कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज, जो कि डेटा का इस तरीके से एक्सचेंज के बेसिस पे अपनी रेवेन्यू कमाती है, वो प्राइवेट कंपनीज है, वो ऑब्जेक्ट करेंगी। वो तो हम देख चुके हैं। पर अब हम यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर हम कुछ लीगल और एक कहते हैं ना कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर राइटर की तरफ से ऑब्जेक्शंस देखेंगे। अब देखो, अगर ये इस तरीके की पॉलिसी पास हो जाती है ना, अभी तो ड्राफ्ट रिलीज हुआ है, और अगर ये फाइनलाइज हो जाती है पॉलिसी, तो जितना भी डेटा गवर्नमेंट के पास में, जितना भी इंफॉर्मेशन है जो कि या तो गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया है या जनरेट हुआ है या गवर्नमेंट के आर्काइव्स कहीं पे स्टोर्ड मैनर में कहीं पे डेटा अवेलेबल है, तो उसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों जो हैं वो फ्रीली इस पॉलिसी के बेसिस पे उस डेटा को कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ कर पाएंगी। तो स्टेट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट भी आ गया यहाँ पर, और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से तो ये डेटा रिलीज़ किया गया है ही। इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि ये पॉलिसी जो है वो 2 पर्पजेज़ के लिए की जा रही है। एक तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डेटा शेयर, स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में डेटा जो है वो इजीली एक्सचेंज हो सकेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में कोई डेटा है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए फ्रूटफुल है,
तो स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए कुछ पेमेंट दे करके और वो डेटा ले सकेगी, और सेम चीज़ कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को जो डेटा दिया जाए। इसके अलावा हाई वैल्यूड जो डेटा सेट्स हैं उनका प्रॉपर वैल्यूएशन होगा और उसके लिए लाइसेंस इशू किए जाएंगे कि कौन उस डेटा को एक्सेस कर सकता है। तो इसका मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी एक्सचेंज हो जाएगा डेटा का, और एक डेटा का कैटेगराइजेशन हो जाएगा ना कि हाँ ये डेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस डेटा की वैल्यू अच्छी खासी हम निकाल सकते हैं मार्केट से। तो ये पॉइंट क्या आ रहा है कि यहाँ पर सरकार जो है वो कॉमर्शियल रोल प्ले कर रही है। तो क्या आज के टाइम पे या फिर एक जो गवर्नमेंट का रोल है वो क्या प्रॉफिट मेकिंग का हो सकता है? तो ये एक तो कंसर्न ऑलरेडी है। अब रिस्क है यहाँ पर, 3 यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मेन हाईलाइट कर रहे हैं। तो इसके अलावा सबसे पहली चीज़ तो ये आ जाती है कि आज हम अगर देखें तो हम कितना डेटा शेयर करते हैं गवर्नमेंट के साथ में। आधार का ले लो कि आधार को बैंक अकाउंट से कनेक्ट करना है। अब आधार के पास में हमारी कितनी इन्फॉर्मेशन है, हमारे फिंगरप्रिंट्स अवेलेबल है, हमारे आइरिस स्कैन किया हुआ है, हमारा फेशियल रिकॉग्निशन है प्रॉपर, वहाँ पर हमारे पेरेंट्स के बारे में पूरी डिटेल है, मोबाइल नंबर है, या फिर आप जानते हो पूरी डिटेल अवेलेबल है आधार कार्ड में। तो वो चीज़ें अगर बैंक अकाउंट के साथ कनेक्ट करने के लिए मैंडेटरी कर दिया था तो इससे कितना ज़्यादा रिस्क हो गई थी। ठीक है, इसके आगे बताया जा रहा है कि जो हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लेबर्स हैं उन्होंने भी अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है ई श्रम पोर्टल पर, वो लगातार चल रहा है। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में जो इंडिविजुअल्स हैं या हेल्थ संबंधित जो हम फैसिलिटी लेना चाहते हैं उसके लिए आरोग्य सेतु एप्लीकेशन पे हमने अपना एनरोलमेंट कराया था कोविड के लिए। और इसके अलावा आभा, इसका मतलब आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन, उसमें भी आप अगर इंश्योरेंस लेना चाहते हो या फिर अपनी जो डिजिटल रिपोजिटरी है जहाँ पर आप डेटा स्टोर करवा करके अपनी जो भी डॉक्टर से कंसल्टेशन करवाना चाहते हो तो उसमें एफिशिएंसी लाने के लिए गवर्नमेंट ने ये कर रखी है। इसके अलावा नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर, इस तरीके से कितने ही प्लेटफॉर्म है जिस पे हमने एनरोल कर रखा है और हमारा डेटा वहाँ पर अवेलेबल है। तो इस केस में गवर्नमेंट जो है वो इस डेटा को यूज़ करना चाहती है। तो ऐसे में हमारे जो अभी पार्लियामेंट में एक लॉ है, एक बिल है, वो जो कि अटका हुआ है, अभी तक आ नहीं पा रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ। अब पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ अभी तक आया नहीं है, और दूसरी तरफ आप जो है डेटा को इस तरीके से कॉमर्शियल पर्पजेस के लिए यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पर एक कंसर्न आ जाता है कि जब तक आपके पास में कोई क्लियर विजन नहीं हो तब तक आप कैसे इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी है जो अभी ये ड्राफ्ट रिलीज़ किया गया है, इसमें एक फ्रेज यूज़ किया गया है एक्सेसिबिलिटी। इसका मतलब क्या हो गया कि डेटा को एक्सेस किया जाए। बोले जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है हम उसको प्रमोट करना चाहते हैं, और उसमें जो स्टार्टअप इकोसिस्टम में कोई नया स्टार्टअप लॉन्च करे तो उनको डेटा की अवेलेबिलिटी हो जाएगी, तो वो इजीली अपनी कहते हैं ना कि अपनी प्रोजेक्शंस कर पाएंगे कि हाँ फ्यूचर में किस प्लान पे काम करें जिससे कि उनको अच्छा फ़ायदा मिल सके। तो ऐसे में सरकार के द्वारा ये एक 180 डिग्री का स्विच किया गया है। मतलब ये कि जहाँ पर सरकार जो है वो प्राइवेट सेक्टर में डेटा को इस तरीके से अगर वैल्यूएट करने की कोशिश की जाती है तो उस पर लगाम लगाती है, तो उसी चीज़ को अगर सरकार अपने हाथों से करना चाहे तो ये तो एक तरीके से आप इधर जा रहे थे घूम करके आपने इधर टर्न ले लिया, मतलब कि आपने यू टर्न ले लिया। तो ये चीज़ ठीक बात यहाँ पर बताई नहीं जा रही है कि पर्सनल डेटा आप कलेक्ट करते हो वेलफेयर फैसिलिटीज़ देने के लिए, कॉमर्शियल इंटरेस्ट को या फिर मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार इसको यूज़ करे, तो ये बात ठीक नहीं है। क्योंकि आपके पास में डेटा सारे फार्मर्स का है, हेल्थ केयर वर्कर्स का है, अनऑर्गेनाइज्ड लेबर्स का है, स्कूल चिल्ड्रन का है, बचा कौन है। तो ऐसे में आप अगर उस डेटा को यूज़ करते भी हो तो कम से कम कंसेंट तो लो, क्योंकि वहाँ पर जिस इंडिविजुअल का डेटा यूज़ किया जाए तो वहाँ पर उसकी सहमति तो होनी चाहिए। तो एक पॉइंट तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सहमति का पॉइंट होना चाहिए, और दूसरा कि प्राइवेट सेक्टर को रोकते हुए सरकार खुद क्यों यहाँ पर कॉमर्शियल पर्पजेस को पूरा करना चाहती है। तो ये 2 कंसर्न तो यहाँ पर इसी एक पॉइंट में बता दिए। इसके आगे सरकार ने जिस तरीके से प्रीवियस कुछ पॉलिसीज़ लॉन्च की थी, जिसका सरकार को एक तरीके से कहते हैं ना विड्रॉ करना पड़ा वो पॉलिसीज़ को, जैसे कि अगर कॉमर्शियल पर्पजेस के लिए इस तरीके से गवर्नमेंट डेटा को यूज़ करती है तो जो डेटाबेस बनाने का आपका पर्पज़ है ना वो आपका वहीं पे डाइल्यूट हो जाएगा। क्योंकि डेटाबेस आप क्यों बनाते हो,
स्टैटिस्टिक्स के लिए, जिससे कि आपको ये आइडिया लगे कि कितने लोग हैं वो टारगेटेड बेनिफिशियरीज हैं किसी भी स्कीम के लिए, कितने लोगों को हमें फ़ायदा देना है ना, और कहाँ पर रिस्क ज़्यादा है, किस रीजन में ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, ये सारी चीज़ें। बट आप इसको अगर कॉमर्शियल इंटरेस्ट में ले गए तो फिर जो वेलफेयर वाला टारगेट है ना वो बिगड़ जाएगा। ऐसे में देखो, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा एक पॉलिसी या प्लान स्टार्ट किया गया था, जिसमें यह था कि एक इंडिविजुअल को अगर अपने व्हीकल के लिए लाइसेंस लेना था या फिर ड्राइविंग लाइसेंस इशू करवाना था तो अपनी कुछ रिलीजियस या सोशल मतलब जो स्टेटस है वो इन्फॉर्मेशन उनको शेयर करनी थी। पर उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कम्युनल वायलेंस का एक स्कोप बन गया था कि कहीं धर्म के नाम पे लड़ाई ना होने लग जाए, है ना, इस तरीके की टेंशन्स आने लग गई थी। तो अल्टीमेटली उसको विड्रॉ करना पड़ा था कि नहीं, बोला ऐसा ही कुछ सिचुएशन अभी निकल आएगी अगर ये चीज़ नहीं विड्रॉ की जाती है। तो इसके आगे अगर देखें, दूसरा इशू जो है वो ये इमर्ज होकर आता है कि हम यहाँ पर बताया जा रहा है कि डेटा को जो है वो ओपन किया जाएगा, और जो कि डिफ़ॉल्टली, दैट मीन्स ये एक वर्ड यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे कि वर्ल्ड बैंक जो है, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया जा रहा है इस पॉलिसी में जो कि वर्ल्ड बैंक के हिसाब से यूज़ किया जाता है कि भाई डेटा जो है वो सरकारों को बहुत सहायता प्रोवाइड करेगा कोई भी काम को आसानी से करने में, और वो डेटा अगर पब्लिक डोमेन में ओपन रहता है तो उससे क्या होती है, ट्रांसपेरेंसी आती है, और ट्रांसपेरेंसी आती है तो करप्शन रिड्यूस होता है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे सरकार ने भी इस पॉलिसी में अपनी तरफ से कहा है कि हम डेटा को डिफ़ॉल्टली ओपन करना चाहते हैं जिससे कि ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। पर सवाल यह है कि ये जो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी, वर्ल्ड बैंक जो जिस ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने की बात कर रहा है उसके लिए तो आपके पास में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 अवेलेबल है। इसके अलावा नेशनल डेटा शेयरिंग एंड एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी 2012 भी आई थी इसी तरीके से, जिसमें भी जो गाइडलाइंस थी वो 2017 में उसके लिए रिलीज हो रखी हैं पहले से, है ना। और वो जो गाइडलाइंस है वो ध्यान में किसके लिए है कि मतलब किस में रिफॉर्म्स लाने के लिए थी, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में। तो सवाल क्या है कि आप ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करने की बात कर रहे हो डेटा को पब्लिक डोमेन में या डिफ़ॉल्टली ओपन करते हुए, पर सवाल ये आ जाता है कि अगर डेटा आप ओपन कर रहे हो तो फिर उसको आप फ्रीली भी तो कर सकते हो, आप कॉमर्शियल पर्पजेस के लिए क्यों कर रहे हो, आप पैसा कमाने के लिए कर रहे हो ना, ये यहाँ पर गड़बड़ा जाती है। तो ट्रांसपेरेंसी प्रमोट अगर करना चाहते हो तो उसके लिए आपने प्रोविज़न पहले से कर रखे हैं, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट क्या है, ट्रांसपेरेंसी के लिए ही तो है कि भाई कहीं पर कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई काम हो रहा हो तो उसके बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप ले सकते हो। तो वो चीज़ तो ऑलरेडी आपके पास में है, और 2012 का आपके पास में नेशनल डेटा शेयरिंग एंड एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी भी है जिसके लिए गाइडलाइंस 2017 में बन भी चुकी हैं। तो इस केस में आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो ट्रांसपेरेंसी है, तो आप ये कॉमर्शियल जो आपका टारगेट है ना इसको हटाओ, एक ये बता रहे हैं। और लास्ट जो कंसर्न बता रहे हैं वो ये कि ये आपको पॉलिसी क्यों रिकंसिडर करने की ज़रूरत है। हमारे पास में जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क अवेलेबल है एक बार उसको भी तो देखना ज़रूरी है ना, क्योंकि पुट्टास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भाई राइट टू प्रिवेसी फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंडर में। अब यहाँ पर आप किसी का डेटा अगर शेयर करते हो तो इसका मतलब उसकी प्रिवेसी ब्रीच होने का पूरा स्कोप है, इसका मतलब आपने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का ध्यान नहीं रख रहे हो यहाँ पे। दूसरी तरफ ये बात आ जाती है कि आर्टिकल 21 में क्या लिखा हुआ है कि आपको राइट टू लाइफ विद डिग्निटी दिया हुआ है, और उसमें प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, अगर कानून आपके पास बना हुआ है तो उसके बेसिस पे तो देखा जाएगा कि हाँ जी ये जो राइट टू लाइफ है या जो राइट टू प्रिवेसी की हम पर्टिकुलर यहाँ पर बात कर रहे हैं जो कि राइट टू लाइफ का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो सवाल क्या है कि आप राइट टू प्रिवेसी को अगर साइड लाइन करना भी चाहते हो तो आपके पास में लीगल बैकिंग तो होनी चाहिए, कम से कम पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनी तो करवाओ इस पॉलिसी की, कम से कम एक लॉ तो बनवाओ, क्योंकि कानून जब तक नहीं बनेगा तब तक आर्टिकल 21 को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। अब जब कानून बनेगा तो सीधी सी बात है पार्लियामेंट में प्रॉपर डिबेट होगा, और प्रॉपर डिबेट होगा तो एक अच्छे तरीके से एक पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो पाएगी। तो ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग भी होनी ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कितने ज़्यादा तीन मेन कंसर्न्स हैं, और चौथा कंसर्न वो बता ही दिया था कि भाई जो ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर में जो कंपनियां काम कर रही हैं जो कि डेटा शेयरिंग के लिए काम करती हैं, है ना, जो कि डेटा की मोनेटाइजेशन पे विश्वास करती हैं कि हाँ हमारे पास में जो डेटा है उसको हम सेल करके कुछ पैसा कमा लेंगे, या जिनके पास में कुछ डेटा है तो उसके एक्सचेंज के बेसिस पे। तो सवाल क्या है कि इतने सारे कंसर्न्स हैं तो इनको एक बार कंसिडर करना ज़रूरी है।
ठीक है, तो ऐसे में प्रिवेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, और कोई आप एनोनिमस, मतलब एनोनिमस का मतलब हो गया कि जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं पड़ रहा है, नॉन ट्रांसपेरेंट मैनर में इस तरीके से आप काम करोगे तो क्या वाकई में डेटा प्रोटेक्शन हो पाएगा? तो एक प्रॉपर इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए जो कि डेटा प्रोटेक्शन के लिए काम करे। और आपको पता ही है, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल अभी तक भी पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के रिकमेंडेशन के बावजूद अभी तक भी होल्ड पे चल रहा है, तो उसको प्रॉपरली एक तरीके से फॉर्मुलेट करना ज़रूरी है। ऐसे में ल्यूक रॉशर और उनके साथी लोगों ने ऑक्सफोर्ड इंटरनेट इंस्टीट्यूट में अपना एक नोट रजिस्टर कराया था। उसमें यह था कि एनोनिमाइज्ड मैनर में, मतलब नॉन ट्रांसपेरेंट मैनर में अगर आप डेटा को यूज़ करोगे तो वो बात ठीक नहीं है। एक दूसरी चीज़ क्या आ जाती है कि एक बार डेटा अगर यूज कर लिया, मान लो कि आपने किसी प्लेटफॉर्म पे लॉगिन कर दिया और अपनी जो भी इंफॉर्मेशन थी उस प्लेटफॉर्म के द्वारा डिमांड की गई वो आपने डाल दी, तो क्या आपके पास में वो राइट है वहां पर अवेलेबल कि आप राइट टू फॉरगेट मॉडल पे आप जा सको कि हाँ जी अब इंटरनेट पे इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के द्वारा मेरा डेटा यूज़ नहीं किया जाएगा। जैसे मान लो आपने लॉगिन किया कहीं पर भी, और लॉगिन करने के बाद में आप कहते हो यार ये प्लेटफॉर्म काम का नहीं है, अब आप उस प्लेटफॉर्म को अनइंस्टॉल तो कर दोगे अपने मोबाइल फ़ोन से या कहीं से भी, या वेबसाइट एक्सेस नहीं करोगे, पर आपका जो डेटा है वो डेटा तो उनके पास चला गया ना। तो यहाँ पर एक प्रॉपर रिलीज या फिर फॉरगेट मॉडल तो होना ही चाहिए ना। इस मॉडल पे देखो ऑलरेडी वेस्टर्न कंट्रीज या यूरोपियन कंट्रीज काम कर रही हैं कि राइट टू फॉरगेट अवेलेबल होना चाहिए, जबकि इंडिया में अभी तक इसके बारे में इतनी अवेयरनेस है नहीं कि राइट टू फॉरगेट हमें मिलना चाहिए। बेशक ये जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है इसमें इसके बारे में प्रोविजन किए हुए हैं, पर अभी तक तो वो बिल ही है, एक्ट बन ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो बात क्या आ रही है कि इन कंसर्न्स को एड्रेस करना जरूरी है और एक प्रॉपर इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए या फिर कुछ पेनल्टीज फिक्स करनी चाहिए कि अगर कोई भी उस बॉडी या रूल रेगुलेशंस को अगर कोई वायलेट करता है तो उसके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि डेटा इज अ न्यू फ्यूल। ठीक है ना। तो ऐसे में डेटा शेयर करने के लिए जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भी हम कोलैबोरेशन की बात कर रहे थे ना शुरू में, वहां पर भी एक अपने आप में पेचीदगी बता रहे हैं राइटर, वो ये कि जब स्टेट गवर्नमेंट का कंसर्न आ गया और सेंट्रल गवर्नमेंट उसके साथ में कोलैबोरेट करना चाह रही है, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट फेडरलिज्म। और फेडरलिज्म का मुद्दा अगर आता है तो स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन दे रखा है हमारे पार्लियामेंट में राज्यसभा के द्वारा, जैसे कि नाम से पता पड़ रहा है राज्यसभा, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स, तो उनके साथ में कंसल्टेशन होना जरूरी है। कम से कम राज्यसभा में तो कंसल्ट करो आप इस बात को कि भाई स्टेट्स के साथ में डेटा को लेकर के हम ऐसा कुछ आगे प्लान कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि सीधी सी बात है, राज्यसभा है क्यों? राज्यसभा फेडरलिज्म के लिए तो शो करती है कि हमारे यहां पर बाई कैमरल सिस्टम है, और बाई कैमरल सिस्टम में देखा जाए तो राज्यसभा जो है स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाती है, राइट। क्योंकि स्टेट रिप्रेजेंटेटिव जो राज्यसभा के एमपीज है उनके इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? स्टेट के जो एमएलएज हैं उनका पार्टिसिपेशन होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने वाले लोग होते हैं ये। तो स्टेट के कंसर्न्स को अगर आप एड्रेस कर रहे हो, उनको साथ में ले रहे हो, तो राज्यसभा के लोगों से तो एक बार बात करो कम से कम आप। तो ऐसे में बोला 10 पेज का ये जो ड्राफ्ट रिलीज किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डेटा एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी का, इस पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी है, नहीं तो गवर्नमेंट जो है वो डेटा ब्रोकर बन के रह जाएगी कि हाँ जी ब्रोकरशिप, पैसा कमाएंगे। तो वो चीज़ क्या है, जो वेलफेयर स्टेट का जो टारगेट है जिसमें हम इतने कंसर्न ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उनको अंडरमाइन कर देगा नहीं तो। ठीक है, तो ये 3-4 कुछ कंसर्न्स थे वो हमने देखे, और 1-2 तो सजेशन भी दे दिए राइटर ने बीच में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है व्हील्स ऑफ स्वच्छ भारत। देखो इस आर्टिकल को लिखा है शोको नोदा। देखो यूएनडीपी इंडिया की ये अभी प्रेसिडेंट है ना, तो इनका ये इन्होंने एनेक्डोट से स्टार्ट किया। जैसे आप ऐसे राइटिंग स्टार्ट करते हो ना, वैसे ही वल्नरेबल सेक्शन, विमेन एम्पावरमेंट, उसके लिए एनेक्डोट आपके लिए बड़ा काम का हो सकता है। ठीक है ना। तो राइटर ये बोल रही है कि मुझे अभी भी याद है जब मैं 52 साल की एक लेडी से मिली जिनका नाम था रत्नमाला, मुंबई में, जो कि एक वेस्ट पिकर थी, मतलब कचरा उठाने वाली थी, गार्बेज पिकर थी। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप ये बताओ ये काम कितने सालों से कर रही हो? तो उन्होंने जवाब दिया 40 साल से। आप ये बताओ 40 साल से काम कर रहे हो तो इससे फ़ायदा क्या हो रहा है? बोले कुछ नहीं, बस केवल ज़िंदगी कट रही है, मेरे 4 बच्चे, उन 4 बच्चों का ढंग से वेट भी नहीं भर पा रही हूँ मैं। और इस तरीके से इन्होंने ये कहा कि गवर्नमेंट जिस तरीके से अपनी पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करती है, जिसमें सोशल सेफ्टी नेट, फॉर एग्जांपल हेल्थ इंश्योरेंस देना, लाइफ इंश्योरेंस देना, कम से कम एक डिग्निफाइड जॉब, एक डिग्निफाइड पेमेंट तो मिले जिससे कि अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ प्रोवाइड कर सके, बोले ये कुछ भी उनको अवेल नहीं होता। ये इस स्टोरी से निकल के आता है।
ठीक है। तो ऐसे में आज अगर देखें तो ये बीमारी भी आई है ना कोविड, तो इसने भी मार्जिनलाइज सेक्शन को ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में डाला है। और जो ये रत्नमाला जैसे जो फेसेस हैं, बोला ऐसे फेसेस मेरे सामने बोला हर दिन आते हैं, क्योंकि हम भी जो एक कहते हैं ना कि एक इंडिविजुअल जो है वो कहीं ना कहीं एक फिनिश्ड प्रोडक्ट लेकर के आता है और बचा हुआ कचरा जो है वो ऐसे कैसे बाहर फेंक देता है। तो अल्टीमेटली ये जो सफाई कर्मचारी है, सफाई साथीज है ना, बोले इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इनकी प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे में जो भी अभी गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसी स्कीम बनाई जा रही है, उसमें जो कहते हैं ना कि जो आउटकम आना चाहिए वो अभी तक नहीं आ रहा है। बच्चे जो हैं वो अभी तक भी इस तरीके की विशियस साइकिल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मतलब रैग पिकर जो हैं उनके बच्चे भी कहीं ना कहीं मजबूरी में वो फिर उनको भी मजबूरी में कचरा उठाने का काम ही करना पड़ता है, तो जो कि ठीक बात नहीं है। हमें उनके लिए, उन औरतों के लिए और उन औरतों के बच्चों के लिए एक डिग्निटी वाली जॉब है वो क्रिएट करने की ज़रूरत है। आज अगर हम देखें तो इंडिया में लगभग 65 मिलियन टन वेस्ट प्रोड्यूस होता है हर साल। ये इंपॉर्टेंट डेटा आप लिख सकते हो इसको ना। और लगभग 4 मिलियन के लगभग वेस्ट पिकर्स हमारे यहाँ पर काम करते हैं रत्नमाला के तरीके से, जो रत्नमाला भी हमारा मेन सब्जेक्ट थी ऊपर, ठीक है। तो ऐसे में रैग पिकर्स में प्रीडोमिनेंटली कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? विमेन। ऐसे में सफाई साथी जो हैं वो विमेन ज़्यादा हैं और उनके प्रोटेक्शन की हमें ज़रूरत है। और हमारे पास में जिस तरीके से देखें, हमारे यहाँ पर जो कचरा उठाने का है, कचरे को ट्रीट करने का तरीका है वो ट्रेडिशनल है। अभी तक भी हमने टेक्नोलॉजी का इनका डिप्लॉयमेंट प्रॉपर नहीं किया है। तो ये एनेक्डोट और ये डेटा बड़ा काम का है, आपको ऐसे राइटिंग में बड़ी हेल्प करेगा ये, ठीक है। अब बात ऐसी है कि सफाई साथीज हैं इतना कुछ कर रहे हैं हमें स्वस्थ बनाने के लिए। स्वच्छ भारत मिशन जैसे प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने में इनका कितना इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम इनके इश्यूज़ को कहते हैं ना एड्रेस नहीं करेंगे तो क्या वाकई में हम स्वच्छ भारत मिशन कर रहे हैं? और कोविड के बाद में तो आपको पता है कि कचरे के क्या बड़े बड़े माउंटेन्स हैं। दिल्ली के गाजीपुर में जाकर के देखो या हर सिटी के बाहर निकल के देख लो, आपको पता पड़ जाएगा कि हम कितना कचरा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इस केस में जो अभी हॉस्पिटल जो यूज़ हुए हैं इक्विपमेंट्स या मास्क या फिर जो भी कहते हैं ना कि प्लास्टिक फेस शील्ड या जो भी यूज़ हुआ, तो उसमें बैक्टीरियल वायरल कितना ज़्यादा इन्फेक्शन रहता है और उनको ये सीधा पिक करते हैं। तो इनको कितनी ज़्यादा वल्नरेबिलिटी है, कितना ज़्यादा रिस्क है कि वाकई में एक तो ज़िंदगी को दाव पे लगा करके वो काम कर रहे हैं, दूसरी उनको इनकम अच्छी नहीं मिल रही, तीसरी डिग्निटी नहीं है, और फिर उनके बच्चों को भी इसी तरीके से मजबूरन ऐसे ही काम करना पड़ता है क्योंकि वो एजुकेशन और हेल्थ वाइज कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। और फिर वही होता है कि कैसे भी करके 2-5 रुपए कमा लो, ज़िंदगी तो कट जाएगी। तो ये चीज़ें क्या शो कर रही हैं कि सफाई साथी जो हैं वो कितने ज़्यादा अंडर स्ट्रेस हैं। और रही सही में फिर ये जो इनकम लेवल है या फिर जो काम है जिसमें डिग्निटी हम नहीं देते हैं, तो उसकी वजह से सोशल एक्सक्लूजन, समाज में भी उनको बहिष्कृत सा महसूस होता है। तो ऐसे में यूएनडीपी इंडिया उसके द्वारा जो मैंडेट्स क्रिएट किए हुए हैं कि भाई कैसे भी करके हमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमारे हैं 2030 तक के जो हमें अचीव करने हैं, या फिर एक जो इंडिविजुअल को डिग्निफाइड लाइफ जो हमें देनी है, आर्टिकल 21 जो कहता है, सीधी सी बात है, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, तो वो इंश्योर करना हमारे लिए ज़रूरी है। तो ऐसे में सफाई साथी जो हैं वो देखो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंडर में यूएनडीपी के अंडर में काम कर रहे हैं, ठीक है, जो कि 2018 में शुरू हुआ था। तो हमारे यहाँ पर प्लास्टिक को ट्रीट करने के लिए भी जो लॉज है ना उनको एक बार आप ज़रूर पढ़ोगे, ठीक है। प्लास्टिक पॉलिसी या प्लास्टिक मैनेजमेंट रूल्स है ना उनको एक बार आप ज़रूर देख लेना। वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं उनको भी अच्छे से देख लेना, उन पे यूपीएससी प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चन आते हैं और आपको वो असिस्ट करते हैं आंसर राइटिंग में, मेंस में भी, ठीक है ना। तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है उसमें यूएनडीपी इंडिया साथ में काम कर रही है और उसमें सफाई साथीज हैं वो मेन पार्टिसिपेंट्स हैं। 2018 में ये शुरू हुआ था, जिसमें ये था कि प्रॉपर देखा जाए कि कहाँ पर प्लास्टिक कितना प्रोड्यूस हो रहा है, कैसे उसको हम मैनेज कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम आती है डेटा पॉसिटी, दैट मीन्स डेटा जो है वो कॉम्प्रिहेंसिवली अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा सफाई साथी के अगर हाल देखें तो बहुत ही ठीक हाल हम नहीं कह सकते हैं। तो हमने जो सर्वे करवाया सफाई साथीज़ के बारे में तो पता पड़ा कि 9,000 के लगभग वर्कर्स हैं जो 14 इंडियन सिटीज़ में काम कर रहे हैं, उन पर हमने सर्वे किया। तो उसमें फाइंडिंग में क्या पता पड़ता है कि इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। एक तो सबसे बड़ी चीज़
कि इनफॉर्मल सेक्टर में आ जाता है ये सफाई कर्मचारी का जो वर्क है। तो अगर डेटा इनका प्रॉपर हमारे पास में अवेलेबल नहीं होगा तो हम कैसे इनका फॉर्मलाइजेशन कर पाएंगे, कैसे इनको रेगुलर वेजेस की बात कर पाएंगे, कैसे इनको पेड लीव्स की बात कर पाएंगे, कैसे इनको हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस देने की हम बात करें, या फिर जो भी एजुकेशन दिलानी है इनके बच्चों को वो कैसे दिला पाएंगे। तो ऐसे में इनफॉर्मल सेक्टर से फॉर्मलाइजेशन की तरफ ले जाने के लिए वैसे तो सरकार ने अपनी तरफ से ई श्रम पोर्टल लॉन्च कर रखा है, ठीक है ना, पर वही बात है डेटा अगर प्रॉपर अवेलेबल नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो डेटा अपने आप में इंपॉर्टेंट भी है पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए। और प्रीवियस आर्टिकल में हमने क्या देखा कि गवर्नमेंट जो है उस डेटा का अगर कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर ले तो वो ठीक भी बात नहीं है। तो वेलफेयर का मेन काम यहाँ पर राइटर जो है वो फोकस में रखना चाह रही है, ठीक है। तो ऐसे में इनकम लेवल भी अच्छा नहीं है, जॉब सिक्योरिटी भी नहीं रहती है। इससे क्या होता है, और ये जो सफाई साथीज़ हैं इनमें सोशली जो बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं ना वो लोग ज़्यादा काम करते हैं। लगभग 70% तो सोशली बैकवर्ड ग्रुप से ही लोग आते हैं सफाई साथी के तौर पे काम करने के लिए। और फिर बाद में फॉर्मल एजुकेशन की फैसिलिटी भी नहीं है इनके बच्चों के पास में। लगभग 60% जो सफाई साथी हैं उनके बच्चों के पास में। इसके आगे अगर हम देखें तो डेटा की और थोड़ा हम डिटेल की बात करें तो आधार कार्ड तो देखो ऑलमोस्ट सबके पास में है। तो सफाई वर्कर्स है ना उनके पास में भी लगभग 90% के पास में आधार कार्ड अवेलेबल है, जो कि एक ट्रेंड है हमारे यहाँ पर बात यह है ना कि आधार कार्ड होने के बावजूद भी उनकी इनकम, उनकी कास्ट, ऑक्यूपेशन और जो उनके ऑक्यूपेशन या कास्ट, इनकम, इनसे रिलेटेड जो सर्टिफिकेशन है वो उनके पास अवेलेबल नहीं है। क्योंकि सीधी सी बात है, इनकम सर्टिफिकेट अवेलेबल हो तो पता पड़े ना कि क्या इनकम है, क्या उनके लिए और अच्छा किया जा सकता है जिससे कि उनकी इनकम बढ़ सके। कास्ट सर्टिफिकेट अगर अवेलेबल हो तो पता पड़े कि वाकई में कम्युनिटी की किस कास्ट के लोग हैं वो ज़्यादातर अभी भी सफाई साथी के तौर पे काम कर रहे हैं। और ऑक्यूपेशनल सर्टिफिकेशन भी अगर अवेलेबल हो तो उससे भी फ़ायदा क्या होगा कि भाई क्या काम करते हैं और किस किस क्वालिफिकेशन को रखते हुए वो काम उनको मजबूरन करना पड़ रहा है। तो ऐसे में उनको डिग्निफाइड जॉब देने के लिए उनके पास में ऑक्यूपेशनल सर्टिफिकेट अगर अवेलेबल हो तो एक स्कोप बनता है। तो ऐसे में ये प्रॉपर सर्टिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन अगर हो तो उसका फ़ायदा उनको मिल सकता है, ठीक है ना। जैसे सोशल सिक्योरिटी नेट देनी है, फॉर एग्जांपल जो सर्वे इन्होंने किया ना तो इनका ये कहना था कि हमने देखा कि हेल्थ इंश्योरेंस केवल 5% सफाई कर्मचारियों के पास में था, जो कि और ज़्यादा बढ़ना चाहिए। सफाई साथी थे उनके पास में 5% के पास ही था, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, क्योंकि इनका जो काम है वो कितना ज़्यादा हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना रिस्की है, ठीक है। तो ऐसे में इनके लिए काम करना ज़रूरी है। फिर जो इनके बैंक अकाउंट्स हैं इनका कनेक्शन जनधन योजना के साथ में इतना ज़्यादा हेल्दी नहीं है, केवल 20% का ही जनधन अकाउंट के साथ में लिंक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फ्लैगशिप स्कीम है, जिसमें मेन टारगेट क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, कि सोसाइटी के हर एक सेक्शन को जो है हम लिंक करेंगे फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम के साथ में, जिससे कि उनको अगर लोन की ज़रूरत है, कोई भी काम करना चाहते हैं तो एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस पे मनी लेंडर्स के पास से नहीं लेना पड़ेगा। और अगर उनके पास में कुछ पैसा बचता है तो वो बैंक अकाउंट में सेव करके अपनी फ्यूचर प्लानिंग्स कर सकते हैं। तो ऐसे में ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जनधन अकाउंट वाला स्टार्ट किया था, पर फिर भी केवल बोले सफाई साथी इसके पास में 20% है ना, उन्हीं के पास में इस तरीके के अकाउंट्स हैं। इसके आगे अगर हम देखें तो ज़्यादातर ये जो सफाई कर्मचारी हैं ये माइग्रेंट्स हैं। अब माइग्रेंट हैं वो अपने गाँव को छोड़ करके आए हुए हैं, तो उनके लिए एक प्रॉपर पैकेजिंग होनी चाहिए, जिससे कि अब ये ई श्रम पोर्टल इसीलिए लॉन्च किया गया है क्योंकि ये चीज़ एकदम क्लियर हुई है कोविड-19 आउटब्रेक के टाइम पे कि माइग्रेंट जो कि इनफॉर्मल वर्कर के तौर पे कंसिडर होते हैं उनको कितना ज़्यादा क्राइसिस का सामना करना पड़ता है अगर कोई भी एक छोटा सा भी डिसरप्शन कुछ भी आता है, ऊंच नीच कहीं पर भी होती है। इसके लिए देखो वैसे तो सरकार ने अपनी तरफ से वन नेशन वन राशन कार्ड प्रोग्राम लॉन्च कर रखा है, पर सवाल ये है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन में आने में टाइम लगेगा। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारे पास में सिस्टम है ना, उनको हम एक कहते हैं ना कि एक कोलैबोरेटिव मैनर में यूज़ किया जाए, जिससे कि ये जो जितने भी वल्नरेबल सेक्शन है, जिसमें हम पर्टिकुलरली अभी हमारा फोकस है सफाई साथीज़ की, ठीक है, जो साफ़ सुथरापन रखते हैं हमारे आसपास में, उनको ठीक किया जाए। दूसरा, उनके लिए टाइम पे फूड ग्रेन अवेलेबल हो, तो राशन की व्यवस्था भी ये वन नेशन वन राशन कार्ड का जो प्रोविज़न है वो इसीलिए किया गया है कि उनके लिए राशन अच्छे से दिया जाए। तो इसे भी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन में लाने की ज़रूरत है। इसके आगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो एजेंडा है हमारा 2030 तक का, जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा फिक्स किया गया था, ठीक है, 2015 में, तो उसमें भी
जो चैलेंजेस सफाई साथी फेस कर रहे हैं, जिसमें चाहे हेल्थ की बात करो, एजुकेशन की बात करो, ठीक है, एक डिग्निफाइड ज़िंदगी की बात करो, तो वो इनको अवेलेबल होनी चाहिए। साथ में गवर्नमेंट के द्वारा जब से स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया है या ई श्रम जो इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, तो वहाँ पर इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है सफाई साथीज़ का। तो इनको प्रॉपर जो है हेल्थ इंश्योरेंस मिलना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये हेल्दी रहेंगे तभी सफाई बनी रह पाएगी, और सफाई बनी रहने के लिए हमें इनका साथ ज़रूरी है। सीधी सी बात है, एक हाथ दो एक हाथ लो, साथ में चलेंगे तभी आगे बढ़ेंगे प्रॉपर, ठीक है। फिर सफाई साथी की अगर बात करें तो इसके लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो ULBs है, अर्बन लोकल बॉडीज़ है ना, चाहे आपकी सिटी में म्यूनसिपैलिटी है, नगर पालिका है, या फिर नगर परिषद है, या नगर निगम है, कोई भी हो, तो उनको इनके लिए ID कार्ड प्रोड्यूस करने चाहिए हर एक सफाई साथी के लिए। इससे क्या होगा, उनको आप रिकॉग्नाइज कर लोगे कि हाँ वाकई में वो एक म्यूनसिपल वर्कर के तौर पे काम कर रहे हैं। फिर उनसे क्या हो जाएगा कि उनको जब एक आइडेंटिटी मिल जाएगी, तो फिर उसके बाद में जो भी वेलफेयर स्कीम या जो भी उनके भले के लिए, अच्छाई के लिए काम करे कोई भी सरकार, तो उनको टारगेटेड मैनर में डिलीवर की जा सके वो फैसिलिटी। ओवरऑल पॉलिसी एजेंडा जो है वो सफाई साथीज़ के लिए होना चाहिए कि उनके लिए आप कह सकते हैं ना कि कोई भी अगर शॉकिंग एक्टिविटी होती है तो उसका असर इन पर कम से कम पड़े। जैसे कोविड का ही था, अब अगर ये ID कार्ड अवेलेबल होते, आइडेंटिफिकेशन होता, तो इन सफाई कर्मचारियों को परेशान थोड़ा ना होना पड़ता। दूसरी चीज़ जो रिवर्स माइग्रेशन देखने को मिला था किसी भी वजह से, या फिर आप देख सकते हो कि इनको प्रॉपर सोशल प्रोटेक्शन मिल जाए तो कितना बेनिफिट हो सकता है। अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जा सकती है, ठीक है, कि जिससे कि सेफ, सस्टेनेबल और डिग्निफाइड लाइवलीहुड उनको दी जा सके कि हाँ जी अब की बार सैलरी हाइक की जा रही है, दिवाली का जो एडिशनल जो बोनस दिया जाता है वो ये मिल रहा है, तो वो सारी चीज़ें इनको टारगेटेड मैनर में देना आसान हो पाएगा। तो ऐसे में राइटर है ना 3 सजेशन दे रही है। पहला सजेशन तो ये कि इनका एक जो ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लिंक्ड लाइवलीहुड है ना, इसको हमें डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। इसका मतलब कि केवल एक ही जगह में एक ही तरीके के जो सफाई साथी कर्मचारी जो काम कर रहे हैं ना, सफाई साथी, तो इनके काम को डाइवर्सिफाई किया जा सकता है आज के टाइम पे। जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि इनको ट्रेनिंग दिलाई जाए कि कैसे ड्राई वेस्ट को मैनेज किया जाता है और कैसे मशीन्स को ऑपरेट करते हुए, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए हम क्लीनिंग मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो वेस्ट पिकर्स की जो कोऑपरेटिव्स हैं वो जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकती हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि इनके बीच में इनकी जो यूनियंस हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना होगा। इनकी जो एक टाइम टू टाइम ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिससे कि एक तो अपना एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम कर लेंगे, ये सरकारों पर दबाव बना सकेंगे कि भाई हमारे हिसाब से भी पॉलिसी बनाओ आप, ठीक है। तो एक तो ये प्रमोशन होना चाहिए और टेक्नोलॉजी का यूज़ होना ही चाहिए, और साथ में काम की जो है वो वैरायटी बहुत सारी करो। दूसरा ये कि जो वेलफेयर फ्रेमवर्क्स हैं वो इस तरीके से बनाने चाहिए, जैसे हम इंश्योरेंस स्कीम की बात करें, हेल्थ की बात करें, एजुकेशन की, इनकी सबकी, तो वेलफेयर फ्रेमवर्क है वो उन स्कीम्स को या उन पॉलिसीज़ को इस तरीके से फोकस करना चाहिए जिससे कि ये जो सफाई साथी है ना, ये बिल्कुल भी एक्सक्लूड ना हो, इनको टारगेटेड मैनर में वो चीज़ें डिलीवर की जा सके। तो ऐसे में एक प्रॉपर एनरोलमेंट सिस्टम होना चाहिए जो भी स्कीम आप लॉन्च करें उसमें। इसके अलावा जो भी एनरोलमेंट का प्रोसेस हो उसमें मिनिमम पेपर वर्क हो। ऐसा नहीं कि कागजी कार्रवाई के चक्कर में एक बंदा जो कि दिन के 400-500 रुपये कमाता है, वो अगर उस बंदे को आप कहोगे कि हाँ जाओ आप पेपर वर्क करके लेकर के आओ, तो वो बंदा इग्नोर करेगा, छोड़ो छोड़ो मुझे नहीं चाहिए। साथ में अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि भाई आप अगर एनरोल करते हो तो आपको इसका इतना बेनिफिट मिलेगा। तो मीडियम टर्म में तो देखो हमें बेटर, सेफ और डिसेंट जॉब्स क्रिएट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा इनफॉर्मल वर्कर्स जो सफाई साथीज़ हैं उनके लिए हमें सपोर्ट सिस्टम तैयार करने की ज़रूरत है, और साथ में इनकी स्किल अपग्रेडेशन भी होनी चाहिए जिससे कि ये जो सफाई साथी है खुद या फिर इनके बच्चे इस जिस परिस्थिति में फंसे हुए हैं इससे वो निकल सके बाहर, ठीक है। और फाइनली तीसरा जो है वो ये कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए देखो इंडिया कमिटेड है और उसके लिए काम भी कर रहा है, तो क्यों ना हम कुछ ऑल्टरनेट्स को एक्सप्लोर करें, कुछ टेक्नोलॉजिकल सिस्टम को हम इस तरीके से डेवलप करें जिससे कि सर्कुलर इकोनॉमी प्रोमोट हो। क्यों? क्योंकि कचरा प्रोड्यूस कब होता है? जब हमने एक बार यूज़ किया और वो यूज़फुल नहीं रही कोई भी चीज़, उसको हम फेंक देते हैं, वो कचरा बन गया। तो उसी जो आपने सिंगल यूज़ चीज़ को अगर आपने
रीयूज करने का सेगमेंट अगर तैयार कर लिया, जिससे कि वो एक सर्कुलर इकोनॉमी बन गई कि एक ही मटेरियल बार बार आप यूज करते रहते हो अलग अलग फॉर्म में रिसाइकिल करते हुए, तो वो चीज़ क्या करती है, एनवायरमेंटली भी सस्टेनेबल हो जाती है और इस तरीके से कचरा भी कम प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज़, जो हैजार्डस एक्टिविटीज़ की हम बात करते हैं, ठीक है, जिनमें से आज आप अगर देखो तो रत्नमाला जैसी जो औरतें हैं वो कचरा उठाने के लिए बड़े बड़े कचरे के टीलों पर जाकर के कचरा इकट्ठा करती है या फिर वहाँ पे जाके डालना होता है उनको, तो कितनी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये जो साइकिल है ना, विशियस साइकिल, इसको हमें तोड़ने की ज़रूरत है। ठीक है, जिसमें टेक्नोलॉजी सपोर्ट कर सकती है। बाकी 3 सजेशन यहाँ पर राइटर ने दिए वो हमारे लिए हैं ही। ठीक है, तो ऐसे में हम लाइफ दे सकते हैं इनको एक अच्छी डिग्निटी की, और साथ में बेटर अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट की जा सकती है इनकी स्किल को अपग्रेड करते हुए। ठीक है ना। तो ये 2 आर्टिकल्स हमारे डिटेल वाले हो गए, बाकी 2 पे हम नज़र डालते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है क्लाइमेट ऑफ डिनायल। देखो, एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो हमारे यहाँ पर कोई अच्छी एयर क्वालिटी इंडेक्स तो है नहीं कि पोल्यूशन लेवल जो है वो कंट्रोल में रहता है। ठीक है, अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज हुई है, आईपीसीसी के अलावा एक और रिपोर्ट यहाँ पे कोट की जा रही है, जिस रिपोर्ट को अगर हम देखें तो उसका नाम है IQ एयर। ये स्विट्जरलैंड बेस्ड क्लाइमेट चेंज ग्रुप है एक, IQ एयर। उसके द्वारा अभी जो डेटा रिलीज हुआ उसमें ये कि वर्ल्ड की 15 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में से इंडिया की दिल्ली, मुंबई और कोलकाता तो एज इट इज़ ऐसे कैसे कंसिडर होती है, जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 300 से 500 तक पहुंच जाता है, जो कि पुअर से सीवियर कैटेगरी में चला जाता है। तो आप देख लो कि कितना ज़्यादा हम इस तरीके की सिचुएशन में फंसे हुए हैं या फिर इस तरीके की एनवायरनमेंट में हम सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर कि पॉइजनस एयर है। ठीक है, और यही चीज़ अभी आईपीसीसी की जो 6th रिपोर्ट का सेकंड पार्ट जो रिलीज हुआ है मंडे को, उसमें भी यही चीज़ रिवील की गई है। और ये जो 6 पार्ट रिवील, जो छठी रिपोर्ट है ना आईपीसीसी का, और ये जो सेकंड पार्ट है छठी रिपोर्ट का, क्योंकि फर्स्ट तो देखो अगस्त 2021 में आ चुका था। ठीक है, और ये जो सेकंड पार्ट है, इस रिपोर्ट का जो नाम है, टाइटल क्या है, इम्पैक्ट्स एडेप्टेशन एंड वल्नरेबिलिटी। इसमें सीधा ये बताया हुआ है कि कितना ज़्यादा ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, एक्सट्रीम हीट इवेंट्स क्या आ रहे हैं, ओशन लेवल राइज हो रहा है, फ्लड्स, ड्रॉट्स, न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ फूड, ये सारी चीज़ें डिक्लाइन कर रही है या फिर इन सारी चीज़ें इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही हैं जो कि आने वाले टाइम पर हमारे सर्वाइवल के लिए मुश्किलें पैदा कर देगा। राइटर यहाँ पर लास्ट में आते आते तो एक पॉइंट बड़ा गजब बोल रही है, वो ये कि इलेक्शंस में हम स्कूल का ड्रेस क्या होना चाहिए, हमारा धर्म क्या है, इन सारी चीज़ों को लेकर के तो हम बातें कर लेंगे, पर ये तो सोचो कि जो क्लाइमेट चेंज इतना ज़्यादा हाईलाइट हो रखा है उस पर कोई डिबेट नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है। तो ये चीज़ें आप एक बार सोचो तो सही, अगर हम जिएंगे तो ही तो ये धर्म और ये कपड़े वपड़े सब रह पाएंगे, तो एक बार जीने की व्यवस्था तो आप कर लो। दूसरा, प्रीवियस जो आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए थे उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है, उस वही चीज़ें पॉइंट क्या रिपीट हो रहे हैं। अगर आपने नोट मेकिंग कर रखी हो तो कोई टेंशन नहीं है, जिसमें ये बताया हुआ है कि 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड तो टेम्परेचर ऑलरेडी राइज हो चुका है इंडस्ट्रियल इरा से, प्री इंडस्ट्रियल इरा से अगर हम अभी का कंपेयर करें, और 1.5 डिग्री का हमारा टारगेट है। तो ये तो जबकि अभी 2 दशक बीते हैं 21st सेंचुरी के। ठीक है, तो ऐसे में हमें बहुत ही ज़्यादा स्पीड से काम करने की ज़रूरत है, जो भी टारगेट हमारे फिक्स हैं उनको अचीव करने के लिए। पॉलिटिकल विल नहीं दिखाई जाती है, ग्लोबल कोलैबोरेशन नहीं दिखाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हाईलाइट की जा रही है। फिर उसके आगे वीट और राइस की प्रोडक्शन है, वो अगर देखें तो पिछले 30 सालों में लगभग 4 से 10% तो ऑलरेडी रिड्यूस हो चुकी है। दूसरा, जो न्यूट्रिशनल लेवल होना चाहिए जो फूड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस क्लाइमेट चेंज की वजह से बिगड़ रहा है। तो ऐसे में माल नरिशमेंट की प्रॉब्लम भी है, वो कम नहीं होने वाली है, बढ़ने ही वाली है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हाईलाइट की गई है राइटर के द्वारा। रही सही में अर्बनाइजेशन की बात अगर करें तो हमारे देश में अभी कितना है, 480 मिलियन, ठीक है, लगभग 48 करोड़ लोग जो हैं वो शहरों में रहते हैं। ठीक है, तो आने वाले टाइम पर 2050 में हमारे यहाँ पर लगभग 90 करोड़ लोग जो हैं वो शहरों में रहना शुरू कर देंगे। तो इतना ज़्यादा हाईली कंजेस्टेड एरिया में इतने लोग रहेंगे और इस तरीके के इवेंट्स अगर आएंगे तो आप देख लो कितनी ज़्यादा वल्नरेबिलिटी है, कितना ज़्यादा रिस्क बढ़ने वाला है। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। इसके आगे देखें, यहाँ पर ये जो लास्ट आर्टिकल है ऑन द रॉन्ग फुट, देखो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात यहाँ पर की जा रही है, एथिक्स की ये बात आ चुकी है यहाँ पर कि
अभी बीसीसीआई की जो सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग हो रही थी कि हाँ जी जो प्लेयर्स उनका सिलेक्शन करना है क्रिकेट टीम के लिए, तो उस टाइम पे सौरव गांगुली जो कि बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है, करंट प्रेसिडेंट, जिनको अपॉइंट किया गया था 2019 में, ठीक है। तो ऐसे में 2019 में जब सौरव गांगुली का अपॉइंटमेंट किया गया था तब ये चीज़ें दिमाग में थी, ये सारी चीज़ें थी कि जो बीसीसीआई में जो भी गैप्स हैं या जो प्रॉब्लम चल रही थी करप्शन की, या फिर कहीं ना, करप्शन का मतलब ये नहीं कि केवल पैसे के मामले में या फिर वो कुछ, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत सारे आ रहे थे कि जहाँ पर एक हेड जो है वो चाहता है कि मेरे जो जानकार हैं या मेरे जो चहेते हैं उन्हीं का अपॉइंटमेंट हो। तो अभी ऐसी ही कुछ कंट्रोवर्सी राइज हुई है जब अभी सेलेक्टर्स की मीटिंग हो रही थी, उसमें वहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई सौरव गांगुली वहाँ पर बैठे थे और उसकी रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ हुई और पता पड़ा कि वाकई में वहाँ पर जो है सौरव गांगुली जो अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा रहे हैं कि उनका भी कुछ से हो कि हाँ जी कैसे भी करके मेरी तरफ से जो रिकॉग्नाइज प्लेयर्स हैं उनको मौका मिले। तो अभी ये ज़्यादा क्यों खिंच रही है बात, प्रेजेंट है वहाँ तक भी एक बार तो माइल्डर ऑफेंसेस को कंसिडर किया जा रहा है, एडिटर यहाँ पर बोल रहे हैं कि इस तरीके से वैसे तो प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, पर जब अभी रिसेंट जो एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया गया या फिर जो कंट्रोवर्सी राइज हुई वो थी रिद्धिमान साहा, ये वेस्ट बंगाल के ही हैं रिद्धिमान साहा, विकेट कीपर, ठीक है। ऋषभ पंत और रिद्धिमान साहा इनके बीच में एक चलता रहता है, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी और दिनेश कार्तिक के बीच में रहता था ना कि कौन सा प्लेयर अपॉइंट हो, मतलब कौन से प्लेयर को मौका मिलेगा खेलने के लिए। तो ऐसे में अभी रिद्धिमान साहा का स्टेटमेंट आया कि सौरव गांगुली ने मुझे ऐसा कहा है कि जब तक मैं बीसीसीआई में हूं तब तक तो तेरी जगह कहीं जाएगी नहीं। तो इस तरीके के स्टेटमेंट जो है ना वो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्वेश्चन रेज कर देते हैं कि सेलेक्टर्स की जो मीटिंग हुई थी उसमें सौरव गांगुली क्या कर रहे थे प्रेजेंट होकर के। तो एक तो ये पॉइंट आ गया, दूसरा ये कि बीसीसीआई की अंडर ही आईपीएल कंडक्ट होता है और आईपीएल की जो अभी लखनऊ वाली जो फ्रेंचाइज ली गई है जिसमें एक तो है एटीके मोहन बागान, जो कि एटीके मोहन बागान फुटबॉल क्लब है। अब इसमें एटीके मोहन बागान फुटबॉल क्लब के साथ में संजीव गोयनका का जो ग्रुप है वो साथ में मिलकर आरपीएसजी ग्रुप है ना, इन्होंने मिलकर के ये कोलैबोरेशन में लखनऊ की फ्रेंचाइज खरीदी है, ठीक है। अब यहाँ पर भी सौरव गांगुली का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया कि एक तरफ तो आप जो है वो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हो और दूसरी तरफ जो है वो मोहन बागान की तरफ आपकी प्रेसिडेंट, वहाँ पर भी प्रेसिडेंट थे और उसके साथ मिलकर के आप ये इस तरीके से लखनऊ फ्रेंचाइज खरीद रहे हो। तो इसका मतलब बेचने वाले भी आप ही और ख़रीदने वाले भी आप ही। तब जाकर के सौरव गांगुली ने मोहन बागान से अपना रेजिग्नेशन दे दिया कि भाई मैंने रिज़ाइन कर दिया है, अब मेरा कोई लेन देन नहीं है वहाँ पर। तो ये भी एक चीज़ हाईलाइट हुई थी। तो पॉइंट यहाँ पर क्या आ रहा है कि बीसीसीआई पे ऑलरेडी इतने ज़्यादा एलिगेशंस पहले लगे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन तक वहाँ पर हुआ है और जो आरएम लोढ़ा कमेटी थी जो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी उस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी है। फिर उसके बाद में फिर सौरव गांगुली को एक स्पोर्ट्समैन होने के नाते कि हाँ भाई इनके पास में अच्छा खासा इंटरनेशनल करियर अवेलेबल है, एक्सपीरियंस अवेलेबल है, तो ये बीसीसीआई के जितने भी लूप होल्स हैं या फॉल्ट्स हैं उनको करेक्ट कर देंगे। बट यहाँ पर जो है ये जो ब्रोकन सिस्टम है ये फिर से रिवील होता हुआ दिखाई दे रहा है कि अभी भी ये सिस्टम जो है वो अच्छे से करेक्ट, मतलब पूरा करेक्शन यहाँ पर नहीं आ पाया है। और फिर सौरव गांगुली से जब क्वेश्चन किया गया तो एडिटर ये बोलना चाह रहे हैं कि सौरव गांगुली से जब ये क्वेश्चन किया गया कि भाई आप सेलेक्टर्स की जो एक इंडिपेंडेंस है उसमें क्यों हर्डल क्रिएट कर रहे हो या फिर आप वहाँ आपकी प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि सिलेक्शन कमेटी अपने हिसाब से डिसीजन ले लेती। तो सौरव गांगुली का ये स्टेटमेंट था कि भाई मैंने 424 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं तो मेरे पास भी एक्सपीरियंस कम नहीं है। तो राइटर जो है वो बोल रहे हैं कि आज आप अपने पास में एक्सपीरियंस इज अवेलेबल तो क्या रूल रेगुलेशंस को आप इग्नोर करोगे, जो सिस्टम है उसको थोड़े ना इग्नोर करोगे, आप अपने पद की मर्यादा को इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो ये यहाँ पर कंसर्न्स रेज किए जा रहे हैं यहाँ पर एडिटर के द्वारा। ठीक है जी, तो इस डिस्कशन में जो भी आर्टिकल्स थे वो हमने अच्छे से देखे। थैंक यू वेरी मच।